नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही जो बड़ी घोषणा की है उससे खलबली मच गई है। उनकी घोषणा का असर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर पड़ेगा। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के मसले पर बड़ी घोषणा की। ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को हमेशा के लिए रोक लगाने की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 7,25,000 भारतीयों के भविष्य पर तलवार लटक गई। दरअसल पीयू रिसर्च सेंटर के साल 2022 के आकलन के मुताबिक अमेरिका में अवैध प्रवासियों की कुल संख्या 10 करोड़ 10 लाख है। इनमें भारत से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या करीब 7,25,000 है। इस आकलन का आधार साल 2022 के अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे को बनाया गया है। हालांकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच है। यही वजह है कि अपने शपथ के बाद पहली घोषणा में ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर रोक लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा वो अमेरिका मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद से ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें 2023-24 में अमेरिका ने 96,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा था, क्योंकि वो अवैध रूप से घुसे थे। उनको एक जहाज में भरकर वापस भेजा गया था। इनमें लगभग आधी संख्या गुजरातियों की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि हर घंटे लगभग 10 भारतीय पकड़े जा रहे थे। ये कोई पहली खेप नहीं है। भारतीय अक्सर अवैध रूप से अमेरिका में घुसते रहे हैं और वह समय समय पर उन्हें वापस भेजता रहा है। ये तब हो रहा है जब पीएम मोदी ने 2014 में पीएम बनने से पहले ही सपना दिखाया था कि अमेरिकी भारतीय वीजा लेने की होड़ में होंगे, लेकिन अब ये हो रहा है। अब ट्रंप ने ये घोषणा की है तो इस घोषणा से मोदी के गुजरातियों में सबसे अधिक हड़कंप मचा होगा। अब ट्रंप की पॉलिसी से मोदी एक्सपोज भी हो सकते हैं क्या? शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने एक्शन शुरू कर दिया है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को आने वाले सालों में अमेरिका का रुख कैसा होगा इसकी एक झलक दिखा दी है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे एक साथ 11 देशों में खलबली मच गई है। इन देशों में भारत और चीन का नाम शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम एक धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। बता दें ब्रिक्स में इस वक्त 10 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। स्पेन ब्रिक्स का भाग नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप ने इसको रडार पर लिया है। ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर महीने में ही ब्रिक्स देशों पर 100 टैरिफ लगाने का इशारा कर दिया था। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रखी। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीतियां लेकर आते हैं तो उन्हें इसके लिए अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश में नई करेंसी बनाते हैं या डॉलर के मुकाबले किसी अन्य करेंसी का समर्थन करते हैं तो अमेरिका उन सब पर 100% का टैरिफ लगाएगा और उन्हें अमेरिका में अपना सामान बेचने से अलविदा कहना होगा। कोई चांस नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले। बता दें पिछले साल अक्टूबर में हुए ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर डॉलर को हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए इसे बड़ी गलती बताया था। उस समय पुतिन ने कहा था कि ये हम नहीं हैं जो डॉलर का उपयोग करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें विकल्प खोजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहली पंक्ति में बिठाया गया। इसकी भारत में मीडिया में काफी चर्चा है। इसके बाद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अब ये मूर्खतापूर्ण दावा करते हैं कि उन्हें ट्रंप के उद्घाटन समारोह में पहली पंक्ति मिली, जबकि वो दूसरे सभी विदेश मंत्रियों और राजदूतों के साथ बैठे थे। स्वामी ने कहा कि वास्तव में यह खराब बात थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया नहीं गया था, लेकिन विदेश मंत्री अन्य विदेश मंत्रियों के साथ बैठे थे। हालांकि रिपोर्ट आ रही है कि ट्रंप के उद्घाटन समारोह में जयशंकर आगे की पंक्ति में बैठे थे, जबकि जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया 2 पंक्तियों में पीछे बैठे थे। यानी सभी विदेश मंत्री तो आगे नहीं थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की ट्रंप ने घोषणा कर दी। इस पर अब चीन बोला है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि WHO की भूमिका को मजबूत करना चाहिए, ना कि कमजोर। उन्होंने कहा कि WHO वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस में एक केंद्रीय और तालमेल वाली भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि चीन WHO की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसका समर्थन करना जारी रखेगा। हालांकि WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में जन्म आधारित नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। ट्रंप ने फेडरल एजेंसीज को आदेश दिया है कि उन बच्चों को जन्म आधारित नागरिकता को स्वीकार न करें जिनके माता पिता अवैध अप्रवासी हैं या जो अस्थायी वीजा पर अमेरिका में हैं। इस आदेश के अनुपालन के लिए एजेंसियों को 30 दिन का समय दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है इस मामले में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, बर्थ राइट सिटीजनशिप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की लंबे समय से व्याख्या रही है और ट्रंप के नए कदम को इसी व्याख्या को खत्म करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। एलोन मस्क एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवाद उनके इशारे को लेकर है। दरअसल मस्क ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में स्पीच के दौरान ऐसा सैल्यूट किया जो हिटलर का नाजी सैल्यूट होता है। मस्क ने रैली के दौरान कहा, यह कोई सामान्य जीत नहीं है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपने इसे संभव किया, उसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। ये बोलते हुए मस्क ने अपना दाहिना हाथ अपने सीने तक लगाया और उसे बाहर की ओर फैलाया जैसे वो किसी को सैल्यूट कर रहे हो। कई अमेरिकी इतिहासकारों ने मस्क के इस जेस्चर को नाजी सैल्यूट बताया। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी में मंगलवार को जय भीम जय बापू जय संविधान रैली निकाली। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम DK शिवकुमार भी शामिल हुए। खड़गे ने कहा कि भाजपा पिछले कई सालों से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो देश में अराजकता होती। यही कारण है कि आजकल लोग गांधी को याद करते हैं। लोग उनके काम, उनके बलिदान और योगदान के लिए उनका सम्मान करते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने कहा कि आज मोहन भागवत महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं और इसीलिए हमने जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू किया है। हम महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान करने के लिए मोहन भागवत से माफी की मांग करते हैं और संसद में अमित शाह ने जो अंबेडकर पर कहा उस पर उनके इस्तीफे की और उनसे भी माफी की मांग करते हैं। प्रियंका गांधी ने आज कर्नाटक में बेलगावी में मंगलवार को जय भीम जय बापू जय संविधान रैली निकाली। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है। मेरे बड़े भाई राहुल जी हर रोज संविधान के लिए लड़ते हैं, वो इसके लिए जान देने को तैयार हैं। जब राहुल गांधी संसद में आपकी आवाज उठाते हैं तब मोदी सरकार संसद को रद्द करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उनसे डरती है। मोदी सरकार के लोग राहुल गांधी जी को देखकर कांपते हैं क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग राहुल जी के ऊपर तमाम केस लगा रहे हैं लेकिन वो डरने वाले नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बीजेपी सरकार हर रोज निजीकरण कर सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों को सौंप रही है। निजीकरण से आरक्षण खत्म हो जाता है। बीजेपी ने लेटरल एंट्री के जरिए भी आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की। यही संविधान विरोधी नीतियां कही जाती हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है तो उसका मतलब होता है ये लोग आपको कमजोर कर रहे हैं और आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत की हालत को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई ये है, मेहनत आपकी, मुनाफा किसका? आप सभी के खून पसीने से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, लेकिन क्या आपको उसमें उचित हिस्सा मिल रहा है? जरा सोचिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 60 साल के सबसे निचले स्तर तक चली गई है। इस वजह से लोगों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में गलत नीतियों ने किसान और खेत मजदूर की स्थिति बदहाल की है। वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में श्रमिकों की वास्तविक आमदनी या तो स्थिर है या कम हुई है। हानिकारक GST और इनकम टैक्स की मार ने गरीब और मिडिल क्लास का जीना हराम कर रखा है, जबकि कॉरपोरेट का कर्जा माफ किया जा रहा है। आसमान छूती महंगाई के कारण अब न सिर्फ गरीब बल्कि सैलरीड क्लास भी अपनी जरूरतों के लिए लोन लेने को मजबूर है। वास्तविक विकास वो है जहां सबकी उन्नति हो, बिजनेस के लिए निष्पक्ष माहौल मिले, उचित टैक्स सिस्टम हो और श्रमिकों की आमदनी बढ़े। इससे ही देश समृद्ध और मजबूत बनेगा। उत्तराखंड में UCC लागू किए जाने पर AIMM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को छूट दे रहे हैं तो इसे UCC नहीं बोला जा सकता। इसके अलावा ये आदिवासियों पर भी लागू नहीं होगा। ये कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है? सिर्फ मुसलमानों को शादी या तलाक या जायदाद का बंटवारा उनके मजहबी तरीके से करने से रोक रही हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। आपके देश में वैसे भी सबके लिए एक अलग कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन्हें इस्तेमाल करिए। उन्होंने कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट 2 साल पहले 1700 करोड़ रुपए का मिला था, ये मुसलमानों और ईसाइयों को क्यों नहीं मिलता है। बता दें, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यूसीसी कानून की नियमावली 2025 को सोमवार को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब जल्द ही से राज्य में लागू किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बता दें, गुरुवार तड़के सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में एक शख्स घुस गया था और इस दौरान उस शख्स ने सैफ पर कई बार चाकू से वार किए, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए थे। इस हमले में सैफ अली खान को 6 जगह चोट आई, जिसमें उनकी रीढ़ और गर्दन पर गहरे घाव थे। डॉक्टरों ने बताया कि सैफ अली खान की रीढ़ से चाकू का 2.5 इंच लंबा टुकड़ा निकाला गया। बता दें, मुंबई पुलिस का कहना है कि उसने दोषी को पकड़ लिया है, हालांकि अभी भी सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपना प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी से भागना है, जो विनाशकारी साबित हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग दोहराई कि प्रधानमंत्री हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करें। विपक्षी पार्टी का यह हमला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलवार को मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई देने के बाद आया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि मणिपुर की जनता को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई। हमें भारत के विकास में मणिपुर के लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है। मणिपुर की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले नॉन बायोलॉजिकल और अब अचानक मानव बने प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं भेजी हैं। फिर भी उन्होंने 3 मई 2023 को इसकी पीड़ा शुरू होने के बाद से थोड़े समय के लिए भी मणिपुर का दौरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया में घूमे हैं, लेकिन उन्हें इंफाल और अन्य स्थानों के लोगों तक पहुंचने के लिए ना तो समय मिला और ना ही इच्छा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य दिवस पर उनकी शुभकामनाएं खोखली हैं और उनके पाखंड को दिखाती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि वो तुरंत मणिपुर का दौरा करें। अगर उनमें कोई चिंता है तो वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, मणिपुर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से भागना है और ये विनाशकारी साबित हुआ है। केजरीवाल और उनकी पार्टी को जिन घोषणाओं के लिए रेवड़ियां बांटने का आरोप बीजेपी लगाती रही थी, अब खुद ही अब दिल्ली चुनाव में आपसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने मंगलवार को दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र 2 जारी किया। इसमें इसने छात्रों, युवाओं, दलितों और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए कई घोषणा की। सरकारी संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय मदद देने जैसी घोषणा की है। कुछ दिनों पहले ही जारी संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए 2,500 रुपए मासिक सहायता, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपए पेंशन का वादा किया गया था। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी और बीजेपी दूसरी पार्टियों को ऐसे वादे करने पर रेवड़ी बांटना कहते रहे हैं, लेकिन अब खुद इस पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने लाड़की बहन योजना को लेकर चेतावनी जारी की। अजित पवार ने कहा कि 2.5 लाख रुपए और उससे अधिक की वार्षिक आय वाली लाड़की बहन लाभार्थी इस योजना से बाहर आ जाएं। अजित पवार ने दावा किया कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए लाड़की बहन योजना के लिए विभाग को 3700 करोड़ रुपए दिए हैं। अयोग्य लाभार्थी खुद इससे योजना का फायदा लेना छोड़ दें। पवार ने कहा कि पात्र महिलाओं को 26 जनवरी से मासिक 1,500 रुपए का भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का ये रवैया है कि 1,500 रुपए देने में बहाने बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया है। अभी तक उसने इस योजना की शर्तें दिल्ली में नहीं बताई हैं, जबकि महाराष्ट्र में पहले पैसा दे दिया और अब दोबारा जीत कर आए हैं तो महिलाओं को शर्तें बताई जा रही हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस की आलोचना की। राउत ने कहा कि चुनाव से पहले महायुति सरकार ने वोट सुरक्षित करने के लिए अंधाधुंध लाभ बांटे। अब सत्ता में आने के बाद वो पैसा वापस नहीं ले सकते। नोटिस जारी करना या महिलाओं को परेशान करना बेहद गलत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रोहित आर्य को एमपी के वन नेशन वन इलेक्शन समिति के लिए बीजेपी का संयोजक नियुक्त किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जस्टिस रोहित आर्य को पुष्यमित्र भार्गव के साथ संयोजक नियुक्त किया है। आर्य पिछले साल जुलाई में रिटायर्ड होने के 3 महीने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें, रोहित आर्य जब जज थे तो उनके कुछ फैसलों पर काफी चर्चा हुई थी। वहीं इस खबर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि जैसा कि अरुण जेटली ने एक बार कहा था कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी की इच्छा रिटायर होने से पहले के फैसलों को प्रभावित करती है।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।